आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों हमें कॉल मौसूल हुई कि एक नन्ही जान कि जिसने भी जीना था, जिसके बहुत ख्वाब थे, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहता होगा, इतना खूबसूरत बच्चा कि जिसे आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जान की बाजी हार गया। जिसे बहुत कुछ करना था। माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद होता है जब उनकी औलाद होती है, और बेटा जब होता है तो घर गृहस्थी की बात होती है, बादशाहत की बात होती है। और बेटा तो एक ऐसी नेमत है परवरदिगार की जानिब से, जो सरदार होता है, घर का वारिस होता है। लेकिन क़यामत बर्पा हो गई। न्यू कराची के इलाके में एक पानी से भरा हुआ डंपर गली में आता है, और ये तो कहीं भी घुस जाते हैं नाज़रीन किराम, इनको तो सातों खून माफ़ हैं। ये गली में आता है, बच्चा खेल रहा था, इतनी देर में इसने बच्चे के ऊपर उस डंपर को चढ़ा दिया। बच्चा अपनी चंद सांसें ले ही रहा था कि इसने देखा कि आगे लोग इसको रोक रहे हैं, दबोचना चाहते हैं। इसने अपनी जान को बचाने के लिए ट्रक वापसी रिवर्स करना चाहा कि वो बच्चा जो चंद सांसें ले रहा था, वो वापसी जब उसका डंपर आया तो वो बच्चा कुचल दिया गया, जान की बाजी हार गया। उनकी वालदा जो कि मुतासिर हैं, आज हम उनके साथ बाखबर पाकिस्तान की टीम और K21 न्यूज़ की टीम गम में बराबर की शरीक है। हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हकाम बाला से ये इल्तिजा तो कर सकते हैं कि आप इन माफियाज को देखिए जो दिन दहाड़े कहीं भी घुस जाते हैं। और बच्चे की वीडियो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, नजर आप कितना खूबसूरत ये मासूम सा बच्चा, इसे बहुत जीना था, इसकी आंखों में अरमान थे, जीने के अरमान थे, अपने वालिदैन के लिए कुछ करने के अरमान थे, जो कि चकनाचूर हो गए। इनकी वालदा हमारे दरमियान मौजूद है, जो कि गुज़िश्ता 3 दिनों से गशी के आलम में है। मैं उन्हीं की तरफ चलता हूँ। देखिए उनकी आंखों के आंसू। सायरा असद इनकी मोहम्मद अली की वालदा हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा। सायरा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अगर आप ऐसे रोती रहेंगी तो प्रोग्राम नहीं कर पाएंगी। अपनी हिम्मत को, बर्दाश्त को समेटिए। मुझे पता है कि आपकी ऊपर जो क़यामत गुजरी है, ये कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इतना खूबसूरत चांद सा बेटा परवरदिगार ने आपको दिया, जान की बाजी हार गया। नाज़रीन किराम, सायरा हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनके साथ हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं बाखबर पाकिस्तान के जो कि ख़ुद भी, जिनकी आंखों में आप आंसू देख रहे हैं, जनाब उस्मान इफ्तिखार चौधरी साहब। उस्मान, आपको भी खुशामदीद कहेंगे आज की इस खुसूसी नशरियात में। इनके साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। आप इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, और अभी हाल ही इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। आप सहाफ़त पे भी गहरी नज़र रखते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी पे भी आपकी गहरी नज़र होती है। किसी भी हवाले से केस हो, खुश उसलूबी से उसको हल करते हैं, गरीब की आवाज़ बनते हैं। और मुस्तहिकीन की जब बात होती है तो ये ऐसे खड़े होते हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़तें हमें दी हैं, हमें कुछ करना है। और ये वो वकील हैं कि जिनका नाम लेके हम फ़ख्र से सर अपना बुलंद करते हैं। मेरी मुराद है जनाब इमरान अजीज़, आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है। इससे कबल कि मैं सायरा की जानिब जाऊँ, आपने बच्चे की फुटेज देखी। आप नाज़रीन किराम, आप दोबारा देखिए फुटेज, उस बच्चे की आप मुस्कुराहट देखिए कि किस तरह से वो मुस्कुरा रहा है। क्या पता था कि ये दूर हो जाएगा माँ बाप से। इमरान, क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पानी घरों में तो आ नहीं रहा, जी हाँ, घरों में पानी आ ही नहीं रहा, लेकिन आप यकीन कीजिए कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पानी आप तक पहुंच जाएगा। कराची में तो समंदर है, लेकिन हमारे घर में पानी नहीं है। लेकिन लैंड ग्रैपर की तो बात होती है, लेकिन ये टैंक माफिया, पानी माफिया जो आता है, कहीं भी घुस जाता है, और ये चांद से फूल हमसे जुदा कर देता है। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात जो आपने पॉइंट आउट किया, कराची शहर में जो पानी, सबसे बड़ा मसला ही पानी का है। जब पानी आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या रोजी रोटी पे निकलेंगे, क्या मामलात करेंगे और कहाँ से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? पूरे शहर को टैंकर माफिया ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, क्योंकि इसके जो ताने बाने हैं वो पता नहीं कहाँ तक मिलते हैं, जिनका नाम लेना भी शायद लोग जो है वो मुनासिब ना समझें, लेकिन ताने बाने काफ़ी ऊपर तक जाते हैं।
ہم نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کی کہ یہ جو ٹینکر مافیا ہے یہ کیا معاملات کرتے ہیں, کہاں سے ان کی چیزیں ہیں, لیکن ہمیں ہر طرف سے یہ ہوا کہ ایک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹینکر مافیا بالکل ایک سمجھ لے ایک ایسا بے لگام ہاتھی ہے جو گلیوں میں بازاروں میں دندناتا ہوا پھرتا ہے اور لوگوں کو کچلتا رہتا ہے. خاص طور پہ اس کے اندر جو ہے اس طرح کی فریکشن پیدا ہوتی ہے ٹینکر سے اور یہ جو ڈمپر ہوتے ہیں ان سے, کہ موٹر سائیکل والے جو ہے وہ ان کے قریب چلے جاتے ہیں اور موٹر سائیکل میں حادثات ہوتے ہیں, بچے کچلے جاتے ہیں, روز کا یہ معاملہ ہے. ابھی جس طرح سے ان کا سائرہ کا جو معاملہ سامنے آیا ہے بڑا ہی تکلیف دہ بھی ہے اور بہت ہی غم ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح ٹینکر مافیا ہمارے بچوں کو کچلتا چلا جا رہا ہے. میں سائرہ کی جانب چلتا ہوں. سائرہ مجھے بتائیے گا, مجھے اندازہ ہے کہ ہمت نہیں ہے لیکن آپ بہادر ماں ہیں, آپ نے ان مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, آپ نے اتنی ہمت رکھنی ہے کیونکہ اتنا خوبصورت بیٹا جس ماں کا جدا ہو جائے اس کے لیے تو قیامت ہے. اور آپ کو جس طرح سے یہاں ہم لے کے آئے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں. ناظرین کرام, ہمت نہیں تھی, کل بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, پرسوں سے یہ ایک عجیب سچویشن میں ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کا بیٹا ابھی آئے گا, ابھی آ کے بولے گا امی مجھے کھیلنے کے لیے اجازت دیجیے, مجھے دودھ دیجیے, مجھے کھانا دیجیے. وہ ایسا بچہ جو ایک ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے جدا ہو گیا, اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. میں چاہوں گا سائرہ مجھے بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا اس دن جب یہ ٹینکر گلی میں آیا اور بچہ جان کی بازی ہار گیا. کچھ بھی نہیں تھا سر, بس وہ باہر کھڑا ہوا تھا سائیکل پہ, ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا. یہاں سے ٹرک آیا, وہی ڈمپر پانی والا بہت تیزی سے آیا اور اس کو پہلے ایک دفعہ مارا, پھر اوپر سے ہماری خالہ بھی ہیں, ساس بھی ہیں, وہ اتری, وہ بولی اللہ ہمارا بچہ. انہوں نے جب دوبارہ سے پیچھے لی تو وہ اسی ٹائم ہی ختم ہو گیا. پھر میں لے کے گئی جب تو مجھے بولا چلو بائک پہ بیٹھو, بائک پہ بیٹھو. پھر گودرا تک جب لے کے گیا مجھے, اس کا دماغ کا تھوڑا سا بھیجا وہ میرے کپڑوں پہ تھا, پورا بلڈ تھا. اور جب میں گودرا پہ گئی تو گودرا والوں نے ہی میرے سے لے کے بچہ اندر لے کے گئے. میں تو روڈ پہ خود بے ہوش پڑی ہوئی تھی, مجھے ہوش نہیں تھا. تب وہاں پہ میرے والد صاحب, میرے میاں تب وہاں پہ آئے. جب وہ اس نے بولا میں بائک رکھ کے آ رہا ہوں, پھر وہ نہیں آیا. گودرا والے یہی بولے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ مجرم ہے ہم تو اسی ٹائم اس کو گرفتار کروا لیتے ہیں. اب میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے جتنے بھی بڑے ہیں کہ بس مجھے نا انصاف چاہیے, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ناظرین کرام, میں کیا بولوں ایسے لوگوں کو کہ آتے ہیں دندناتے ہوئے روڈوں پہ نظر آتے ہیں. نہ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی کہ چلو کوئی دشمنی ہوتی ہے پھر تو انسان بولے کہ ہاں بھی دشمنی تھی, کوئی دشمنی نہیں تھی. میرا میاں خود ایک ہے, 4 بہنیں, وہ ایک ہی بھائی ہے. میں خود گھروں میں کام کرتی ہوں, میاں ایف اسکول میں چوکیدار ملازم ہیں. ہمارے ماشاءاللہ 5 بچے, 3 بیٹیاں ہیں. پھر وہ محمد علی تھا, اس کے بعد اب جو بیٹا ہے اس کو تھوڑا سا ہارٹ کا مسئلہ ہے, اس کا نام محمد عمر ہے. اچھا مجھے سائرہ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا خون میں لت پت ہے, آپ نے اپنے بیٹے کو خود اٹھایا؟ نہیں, اس ٹائم میری خالہ سانس کے پاس تھا. جب میں نیچے اتری میں پھر اپنے جگر سے لگا کے میں جب لے کے گئی, میں یہاں پہ میرا اس کا بھیجا چپکا ہوا تھا, بلڈ سے قمیض وائٹ پہنی ہوئی تھی, ایسی ہو گئی تھی لال. اور جب وہاں گئے گودرا والوں نے تو انہوں نے بولا کہ اس کو فوراً سیول لے کے جانا پڑے گا. سیول گئے, وہاں پہ وہ دم توڑ چکا, اس ٹائم وہ نہیں تھا. اور میں جب روڈ پہ پڑی ہوئی تھی تو میرے والد صاحب اور میرے میاں نے آ کے مجھے گھر پہ لے کے آئے. اچھا انہوں نے فوراً کیا ایکٹیویٹی کی یہ بتائیے؟ پولیس کو فون کیا یا ہاسپٹل گیا یا انتظامیہ نے پوچھا؟ نہیں, ہاسپٹل نے ان کے پوچھا یہاں کہ سے کیا ہوا؟ کوئی نہیں آیا, ان کے یہاں سے کوئی نہیں آیا. آپ اور جو بھی میرے ساتھ جو تھوڑا بہت ہاسپٹل کی انتظامیہ تھی, کیونکہ یہ پولیس کیس تھا, جب آپ ہاسپٹل پہنچی تو ہاسپٹل کی انتظامیہ نے آپ سے کیا کہا؟ انہوں نے یہ بولا کہ اس کو فوراً آپ عباسی لے جائیں کیونکہ اس کا بلڈ اتنا بہ رہا تھا. انہوں نے کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں کی؟ نہیں, خون ناک سے, کان سے, منہ سے خون نکل رہا تھا, دماغ کی نس اس کی پھٹ چکی تھی, بھیجا اس کا آ چکا تھا باہر. اور جو اسکول کے ملازم ہیں میں ان کے لیے یہی کہوں گی اس کا بہت بہت شکریہ, اس نے میرے ساتھ تھوڑا بہت کوآپریٹ کیا. وہ بیچارے آئے, ان سے جتنا ہوا پولیس کو بلایا, جو بھی ہوا. اچھا پولیس جب آئی تو پھر کیا ہوا؟ پولیس یہ جب آئی تو وہ یہی بولی تھی ہمیں ٹینکر لے کے جانے دے. میں نے بولا ابھی تو میں جانے نہیں دے سکتی کیونکہ میں خود ہوش آواز میں تھی نہیں. تو جب اسکول کے مالک آئے تو ان کے ہاتھ سے میں نے ٹینکر بھجوایا تھا, وہ ہمارے بڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو یہ مطلب یہ آئے تھے, ڈان والے بھی آئے تھے انٹرویو لینے کے لیے, سب کچھ کیا, لیکن میرا کوئی ساتھ کسی نے نہیں دیا. پولیس نے, انویسٹیگیشن کی ٹیم نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ تھانے آ جائیے؟ نہیں, یا کسی بھی حوالے سے آپ کا بیان ایک دفعہ آئے تھے بس, وہ مجھے بول رہے ہیں آپ کی شرٹ کہاں ہے بلڈ والی, وہ لے کے گئے ہیں. اس کے بعد بس وہ زینب بانو آئی تھی بڑی جو ہیں, بس وہ ایک ہی دفعہ آئے. ان کے بعد پھر 2 آئے تھے,
दो भी यही पूछ रहे थे कि मतलब कोई आया गया। हमने बोला नहीं, रात को उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला उनके घर का एड्रेस बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता। यानी कि पुलिस आपसे एड्रेस पूछ रही है। उनके वालिद साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, अभी उनको छोड़ दिया या वो गिरफ्तार है? कौन नहीं। गिरफ्तार था वहाँ पर? कोई भी नहीं था। अभी आपको जो धमकियां आ रही हैं वो किस हवाले से आ रही हैं कि हमारे साथ बैठ के बात की जाए, क्या जी। बोला जा रहा है, जी। बताइए नाज़रीन को। वो बस यही बोल रहे हैं कि मतलब आगे कोऑपरेट करें, बस सुलहनामा लिखें। लेकिन देखिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आज तो चलो मैं जैसे तैसे कर लूँ, अल्लाह ना करे कल कला को किसी और का बच्चा आ जाए, मैं क्या करूँगी। बाकी ये है कि मेरी सबसे यही अपील है कि मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा मैं जाए। एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन के, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि उनको कॉल पे लिया जाए, हम उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। उस्मान इफ्तिखार हमारे दरमियान मौजूद हैं। उस्मान, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जैसे कि मैंने इनका पूरा मौक़िफ़ सुना और जाना कि एक तो बहुत कम उम्र का बच्चा इनका चले गया, जिनके साथ हादसा होता है उसी को पता है, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। बहुत मुश्किल है एक दूसरे कोई एहसास करे, रिश्ते हैं एहसास के। अब ये कह रहे हैं कि कोई नीची चैनल भी आके कवरेज करके गए हैं और इनको इंसाफ नहीं मिला। हमारा मौक़िफ़ ये कि इंशाल्लाह सुना इनका पूरा मैंने, ये हमारे पास आई हैं, आवाज़ उठाएंगे और बाकायदा शाम को हम जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के पास, SHO से मिलेंगे, जो इनके बाकायदा कपड़े सब चीज़ें इनको थ्रेड्स भी आ रही हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर बैठ के मीटिंग हम करेंगे। फिर हमारी टीम यहाँ से निकलेगी और इंशाल्लाह ताला रात तक आपको कोई अच्छा रिजल्ट निकाल के दूंगा इसका इंशाल्लाह ताला। इमरान भाई, ऐसे केसेस आपके सामने आते ही रहते हैं, यकीनन सी बात है। आपने सायरा की पूरी बात को सुना, यकीनन सी बात है, एक माँ के लिए बड़ा सदमा होता है, बड़ा सदमा होता है माँ के लिए जिसकी औलाद उससे बिछड़ जाती है। कमर आसिफ हमारे दरमियान मौजूद हैं, SSP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सायरा का वाकया आपने सुना ही होगा कि एक टैंकर पानी से लदा हुआ गली में आता है और एक माँ से उसका लगते जिधर छिन जाता है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे। SIU साहब से तो हमने रब्ता करना चाहा लेकिन रब्ता नहीं हो सका। मुझे बताइएगा कि क्या हिकमत अमली होती है इन केसेस में? बात यह है, पहली बात तो ये सुनो कि आप मैं हम सब घर ड्राइव करते हैं, जी। टैंकर भी, ट्रक ड्राइवर, कमर्शियल व्हीकल, वो सब चलती हैं। कोई भी किसी को शौक नहीं होता, ना किसी की ख्वाहिश होती है कि किसी एक्सीडेंट या ऐसी किसी कार्रवाई में उसके से किसी का नुकसान हो। पहली चीज तो ये दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के फौरन बाद पुलिस कार्रवाई करती है, जो भी जख्मी होता है उसे हॉस्पिटल पहुंचवाती है, जो गाड़ी होती है उसको सीज करती है, उसका मौका मुआयना करती है। उसके बाद अगर ड्राइवर फरार हो गया हो, जैसे इसमें हुआ, उमूमन ड्राइवर इसलिए फरार हो जाते हैं कि वहाँ मौके पे मौजूद जो हमारी पब्लिक होती है वो उनको जुर्गो कोप करती है, उनको मारती है, पीटती है, जिसके खौफ से वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात है गाड़ी उसकी सीज कर ली जाती है। इसमें भी, इस केस में भी उसकी जो टैंकर है वो मज़दा ट्रक है 3500 सीसी का, वो सीज है, थाने में खड़ा हुआ। अच्छा, मैं कमर भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थाने में डंपर तो अभी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने अभी तक इनसे राब्ता नहीं किया किसी भी हवाले से। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। ये इनके वालिद का और वालिदा दोनों का बयान इन थाने में हो चुका है, मौका मुआयना भी हो चुका है जी। मेरी डिटेल में बात हो चुकी है। इन्होंने खुद, जो वालिद और वालिदा साहिबा हैं, इन्होंने थाने में कहा कि हमें 1-2 दिन का टाइम दे दें, हमारी और उनकी बातचीत चल रही है। क्योंकि ये एक्सीडेंट केसेस होते हैं ना, इसके अंदर अगर कसास ना दिया जाए, जो गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा कसास होता है, उमूमन फैसला उसी पे जाके होता है। अगर कसास ना दिया जाए तो उसके बाद ही सजा होती है उनको। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी वालदा आपसे बात करना चाह रही हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, मैं तो यही चाहूंगी कि आप उनको पेश करें, ठीक है। उनके बाद आगे जो भी होगा फिर अल्लाह मालिक के देखा जाएगा। आप पुलिस से मुतमईन हैं? जी, पुलिस अपना काम पूरा कर रही है? जी, बस मुझे आप वो उनको पेश कर दिया जाए, जैसा भी होगा फिर वहीं बैठ के कर। अच्छा कमर भाई, गिरफ्तारी कहाँ तक अमल में आई है? पुलिस गिरफ्तारी के लिए कोई हिकमत अमली कर रही है? नहीं, पुलिस ने रेड भी किया उसके घर पे, क्योंकि इन्होंने खुद 1 दिन का टाइम दिलवाया था, तो उसके बाद घर पे रह गई थी पुलिस। आज इंशाल्लाह कर लेंगे, और वो फिलहाल तो घर से गायब हुए हुए थे। लेकिन जाहिर सी बात है उनकी गाड़ी खड़ी भी है, तो ये ड्राइवर उमूमन 2-4 दिन बाद आ ही जाते हैं, पकड़े जाते हैं। जी। कमर आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम।
मैं एडवोकेट इमरान अजीज बात कर रहा हूँ। जी एडवोकेट साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात ये है कि देखें, जो शवाहिद मौजूद है इन्वेस्टिगेशन के पास, तो अब तक गिरफ्तारी तो अमल में आनी चाहिए थी। आप तो वकील साहब हैं, आपको मालूम है जब मौके से एक ड्राइवर भाग जाता है और शवाहिद तो जाहिर सी बात है हमारे पास पूरे मुकम्मल हैं, वो चालान तो होगा ही होगा, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि चालान ना हो। जब वालिदैन आके आपके पास थाने में आके कहेंगे, और उसके साथ अक्सर औकात जो है वकला हजरात भी आते हैं, वो कहते हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपस में बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल सही, उन्हें भी पता है कि कोर्ट के बाद फैसला ही होगा, उधर भी कॉम्प्रोमाइज डीड ही बनेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी जी, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, जरा अर्ज सुन ले मेरी। तो इसलिए पुलिस ने इनकी हमदर्दी में, इनके कहने पे उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया था, रात को रेड किया है, क्योंकि इनके बाद हमने कहा कि भाई इनका टाइम ओवर हो गया है, रात को रेड किया, वो नहीं मिले, आज मिल जाएंगे, आज रात को ले आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह असद भाई, हमें पूरा यकीन है क्योंकि आपने जिन जिन केसेस को हैंडल किया है वो पाया तकमील तक पहुंचे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और आप इनको हक दिलवाइए और उन मुजरिमान को कैफे के दार तक पहुंचाने में इन फैमिली की दुआएं लीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे आप। ऐसा ही है, होता क्या है कि अमूमन जितने भी केसेस ऐसे एक्सीडेंट के आते हैं और वो कोर्ट में भी चले जाते हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ही बात की जाती है, अप्रोच किया जाता है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि फैमिली ये सफ़ेद पोश अपनी मदद आपके तहत ये जॉब करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इनको चाहिए कि आपसे राब्ते में रहें कि कोई भी ऐसा इकदाम अगर हो, अगर वो सेटलमेंट के लिए भी आते हैं तो कम से कम उसको पेश तो किया जाए। देखिए, जो मेरा माजी का तजुर्बा रहा है इस तरह के मामलों में, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एंड ऑफ द डे सेटलमेंट ही होता है, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, सेटलमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती, किसके लिए? लवाहिकीन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही जो है। मुतवफ़ी बच्चे के लवाहिकीन के लिए, जो वो तो हज़ारों में बात करेंगे, ठीक है इतने हज़ार ले लें, जबकि आपको पता है जो बात की इन्होंने एसएसपी साहब ने कि कसास की जो रकम है वो तकरीबन 70 लाख से प्लस है। बिल्कुल। एक बच्चा इनका गया है, एक लख्ते जिगर इनका गया है, उसको पैसों में तो हम तोल भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। ना उसका नमुल बदल पैसा है, लेकिन बात यह है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इनके लिए एक्सेप्टेबल कंप्रोमाइज़ हो नहीं पाएगा। हमारा माजी का भी ये तजुर्बा और इस मामले में भी यही देखा गया है। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये ऐलान करता हूँ कि इस मामले को मैं मजिस्ट्रेट के पास देखूंगा। वाह, जबरदस्त। कि क्यों नहीं आईओ ने अब तक गिरफ्तारी की है, हम मजिस्ट्रेट से बाकायदा शोकाद इशू करवाएंगे इसका, और देखेंगे कि गिरफ्तारी का अमल जल्द से जल्द मुमकिन वो हो रो सके। रही है, उनकी आंखों के आंसू, उनकी उम्मीद टूट चुकी थी, ये आपने इनकी इजाजत, आप इनकी उम्मीद बन रहे हैं। इमरान भाई, मैं आपका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। कराची की सतह पे मैं ये समझता हूँ कि हर वकील का ये हक बनता है, इस कराची शहर की भी आप क्यों रो रही हैं? देखिए, आप इनकी बात सुने, आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इनको दिखाया जाए, हमारे उमैर शाह साहब हैं, कि किस तरह से इनकी आंखों में आंसू हैं। और तो मेरी बहन, हमारी टीम आपके साथ खड़ी हुई इंशाल्लाह। भाई उस टाइम सब बोलते हैं कि मैं साथ खड़ा हूँ, मैं साथ है, लेकिन जिसका दिल का टुकड़ा उजड़ जाता है ना, पता तो उसको होता है। आप सही कह रही हैं बिल्कुल, लेकिन बहन बात यह है कि अभी भी इस माशरे में ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही बुरे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये माशरा चल रहा है। तो आप अपना जो है वो दामन जो है वो जब्त का भी संभाल के रखें, सबर का भी संभाल। बहुत हिम्मत वाली माँ है आप तो, क्योंकि आपको एक लंबी जंग लड़नी है। ये एक माफिया हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको जरिया बनाया हो, आइंदा आने वाले कितने बच्चे इन टेकर माफिया के नीचे आने वाले हैं, उनसे उनकी बचत मुमकिन हो सके आपके जरिए। तो आपको हिम्मत रखनी है, हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको मुकर्रर किया है और आपके तवस्सुत से हम भी अपना किरदार अदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि कराची शहर के अंदर जो मुझे शोहरत मिली, जो इज्जत मिली, तो इस कराची शहर का हक है मुझ पे, इस कराची शहर में रहने वाले मजलूमों का मुझ पे हक है कि मैं उनके लिए उनकी आवाज़ बनूँ, उनकी आवाज़ को अदलिया तक लेके जाऊँ, अदलिया इसके उनको इंसाफ दिला सकूँ। तो मैं समझता हूँ कराची शहर के हर वकील की, हर स्टेट की, हर जिम्मेदार शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो कराची शहर के मसाइल पे भी नज़र रखे और कराची शहर के मजलूमों की फरियाद को सुने और उनको जो है वो इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करे। बहुत ज़बरदस्त बात कही, और आपने तो इतनी बड़ी बात कर दी कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और बाकायदा शुकास नोटिस इनको करवाएंगे कि क्यों अभी तक हिकमत अमली नहीं हो सकी। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में बुलाएंगे। उस पूरी कार्रवाई को देखते हुए उस्मान इफ्तिखार आपके साथ होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक लेना चाहूँगा मुख्तसर सा वक्फा, एक नए स्टोरी के साथ हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं।
ایک مافیا ہے، ایک اور مافیا ہے جو کراچی بلکہ پورے پاکستان میں مسلط ہو چکا ہے. آپ گھر لیجئے، اگر آپ اس گھر کی یا پلاٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے نا، 2-4 مہینے کا بھی اگر آپ نے گیپ دے دیا تو وہ آپ کی جگہ نہیں رہے گی، وہاں قبضہ کر لیا جائے گا. اس قدر ناانصافی ہو رہی ہے اور لوگ موت کو بھول گئے ہیں. کیا پتہ ہے آپ کو کہ آپ اگر 400 گز کے، 200 گز کے، 80 گز کے یا 120 گز کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو 6 گز قبر بھی ملے گی، نصیب ہوگی آپ کو یا نہیں ہوگی. انسان اتنا غفلت کا شکار ہو چکا ہے کہ اس قدر اس کو دنیا داری میں شہرت حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو اتنا امیر ثابت کرنا ہے، قبضہ کر کے جھوٹی شہرت. یہ وہ پیسے ہیں جو حرام ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ سجانی میں پیش آیا ناظرین کرام، جن کے متاثرین نے ہم سے رابطہ کیا. آج ہم نے اپنے شو میں ان کو مدعو کیا. جناب دلشاد علی ہمارے آج کے متاثرہ فیملی ہیں. السلام علیکم دلشاد. دلشاد کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ان کے ساتھ دلشاد صاحب کی ہمشیرہ ہیں جو کہ ان دونوں نے مل کے اس جمع پونجی کو ملا کے ایک پلاٹ لیا. اس پلاٹ لینے کے بعد قبضہ ان کے پاس ہی تھا، کئی مہینے ان کے پاس رہا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے پلاٹ کے پیچھے بھی ایک پلاٹ ہے، یہ 2-3 مہینے وہاں پر نہیں گئے، اسے دیوار کو توڑا اور ان کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میں دلشاد بھائی، عمران عزیز ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ہم نے آج آپ کا مدعا ان تک بھی پہنچانا ہے، ناظرین تک بھی پہنچانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد ہو. یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا، کیسے واقعہ پیش آیا، کیسے پلاٹ خریدا، مختصر سا بتائیے گا. میں وہاں پلاٹ پہ میرے کرایہ دار رہ رہے تھے، تو تقریباً 6-7 محرم کو وہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، سندھ چلے گئے، اور جو ہے وہ 2-3 دن خالی پڑا ہوا تھا. سامنے وہ امیت بھائی نام کے بندے تھے، وہ دیکھتے تھے پلاٹ میرا، جو پڑوس میں رہتے تھے. جی. تو 9 محرم کو جو ہے ان کا فون آیا میرے پاس کہ یار ایسے تو تمہاری دیوار پیچھے سے توڑ کے کسی نے وہاں پہ کوئی دوسری فیملی بٹھا دی ہے. تو میں نے کہا یار ابھی تو محرم چل رہا ہے، میں تو ابھی آ نہیں سکتا، جلوس ولوس ہے ہمارے. تو اس کے بعد میں نے بولا چلو میں آتا ہوں. 12 محرم کو گیا تو وہاں پر دوسری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے بولا بھائی کون ہے آپ لوگ؟ تو انہوں نے وہ ہمارا دروازہ نکال کے وہاں دیوار کھڑی کر دی اور پیچھے سے اس کی پوری باؤنڈری توڑ کے اور جو ہے اس کو پلاٹ کو ایک کر لیا. اور اس کے بعد آپ وہاں گئے؟ اس کے بعد بس وہاں گیا میں بس. اس کے بعد جو ہے وہاں پر لڑکے تھے، وہ بولے بھائی یہ تو ہمارا پلاٹ ہے. میں نے کہا بھائی تو میرے 10-12 سال تھے، سارے علاقے کے لوگ گواہ ہیں اس بات کے. انہوں نے گواہی بھی دی ہے کہ بھائی ان کا ہی پلاٹ ہے اور کافی عرصے جو ہے. اچھا، جب یہ آپ نے پلاٹ خریدا تو مجھے بتائیے گا کہ جو سوسائٹی ہے گلشن سجانی، یہ لیز ہے یا کیا؟ سوسائٹی تو لیز تھی پہلے، اصل میں یہ تو 1985 کا تقریباً منصوبہ ہے. اس کے بعد جو اس کے بلڈر کو شاید مار دیا گیا تھا. اس کے بعد یہ متحدہ کے اچھا، جن سے آپ نے یہ پلاٹ خریدا ان کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ، آپ کے پاس کمپلیٹ فائل موجود ہے؟ بس وہ جو گلستان سرجانی کی فائل ہے تو وہاں پر وہ ایسی فائل ہے. اصل میں بلڈر تو چلا گیا تھا. اس کے بعد وہ زاہد ٹنکی کے نام سے کوئی تھا، وہاں پر بیٹھتے تھے، ان کا ویلفیئر کا آفس تھا جی. تو وہاں سے وہ فائلیں بنا کے دیتے تھے بس. تو آپ نے ان سے خریدا تھا؟ سب سے، ہاں وہی لیتے تھے. وہ میرے ساڑو نے بھی لیا تھا. تو آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، میری ہیلپ کریں؟ وہاں پر ہے ہی نہیں. اچھا، آپ کوئی نہیں موجود وہاں پر نہیں ہے. اب دوسرا گروپ ہے، وہ بولا ہمیں تو نہیں پتہ کس سے آپ نے دیا تھا. آپ تھانے گئے؟ تھانے گئے، وہاں پر میں نے بتایا ان کو. تو بولا بھائی آپ اس کا جو ہے کورٹ میں جائیں، وہ کریں جو بھی ہے. آپ کے پاس گواہ ہیں، ایگریمنٹ پیپرز وغیرہ سب کمپلیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی گواہ ہیں. جو وہاں پر علاقے کے لوگ ہیں میرے گواہ، جن کو دنوں 10-12 سال سے مجھے ہی دیکھا ہے. پورا گڈھا تھا پلاٹ پہ، میں نے اس کو بنوایا، کمرے بنوائے، دیواریں بنوائیں، بھراؤ کروایا، اس میں سارے معاملات کرے، 10-12 لاکھ روپے لگائے. فیملی رہ رہی تھی باقاعدہ وہاں پر. مجھے بتائیے گا کہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ جب گئے ہوں گے، جب ایک تھانے میں گئے ہوں گے تو دوسری پارٹی کو بھی بلایا ہوگا نا انہوں نے کہ بھائی آپ بھی آ جائیے؟ کسی کو نہیں تو بلایا. انہوں نے کسی کو نہیں بلایا، نہیں بلایا. صرف آپ کا موقف بس لیا. ہاں. اور جو گواہ ہیں وہاں کے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو آپ کے پاس کہ جس پہ کوئی پیپر ہو، جس پہ سگنیچر ہوئے ہو کہ ہاں بھائی یہ گھر ان کا ہے، ایسا کچھ ہے تحریری کوئی لیٹر آپ کے گواہ پاس؟ کا تو ان کا وہاں پر، ان کا تو وہ کوئی نہیں ہے. لیکن بس یہ ہے کہ وہاں پر یہ فائلیں جو میرے پاس ہے، وہ ہر بندے کے بعد آپ کو یہی فائل ملے گی وہاں پر تقریباً 80%. باجی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ارے دیکھیں، اتنا پیسے کر کے ہم لوگوں نے وہ پلاٹ خریدا. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، ظاہر پتہ ہے مستقل بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے وہاں پر. بھائی میرا چھوٹا ہے، ظاہر بچے اپنی کمپنی سے وغیرہ کام وام کرتے ہیں، اپنا
पैसे जमा किए, ये करा। अब वहाँ कोई गैर आके एकदम वो कर ले तो फिर किस तरह वो करेंगे हम। अब सबसे पूछ रहे, सब जगह मालूमात भी किए, सबसे पुलिस वगैरह से भी बोला, लेकिन कोई भी साथ नहीं दे रहा इसमें हमारा। बहुत अफसोस की बात है नाज़रीन और किराम। इतना पैसा लग चुका है उस प्लाट पे और हमारा। जमा पूंजी होगी आपकी, बच्चों की शादियां भी करनी है, आपने बेटियों के लिए लिया था आपने के शादी? बेटे हैं बेटे हैं माशाल्लाह मेरे, माशाल्लाह उनकी एजुकेशन के लिए लिया था मैंने, चलो एक सेविंग हो जाएगी भाई, जब बड़े होंगे तो ताकि अगर आगे पढ़ाई में मसला होगा तो लाजमत है उनको बेच के सेल बेच करके के ज़ाहिर उनको बात है सेल पढ़ाई करके पढ़ाई आगे पूरी कर करवाएंगे उनके लिए, अच्छा फ्यूचर सोचने के लिए किया था। अब ये नहीं पता था कि इस तरह का ये हो जाएगा सब, और वो तब छोड़ ही नहीं रहे। बहुत वैसे लोग हैं कि हम उनसे नहीं कर सकते कुछ। नाज़रीन किराम, मैं 3 दफ़ा हमारी टीम सुजानी थाने भी गई, लेकिन SHO मिलने से कासिर थे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इमरान अजीज़ की जानिब की, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो पुलिस का वहाँ से भाग जाना या अपना मौक़िफ़ ना देना, क्या ये गैर सियासी क्या कहेंगे आप इसको? क्योंकि पुलिस का देखिए, पुलिस तो मुहाफिज है हमारी, उसे तो आवाम की बात करनी है, उसको तो आवाम का मौक़िफ़ सुनना है, कोई मुतासिर है या नहीं है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ना, या कि मिलने से ही कासिर हो जाए, मिलते ही नहीं, क्यों? इसके लिए क्या कहेंगे आप? जी अली अबरार, असल में बेसिकली बात ये है कि एज अ वकील हमारे पास भी पूरे शहर के जो है वो लैंड ग्रेबिंग के। अच्छा भाई, यहाँ पर कथा कलामी की बात चाहूँगा कि जब भी कोई FIR लॉन्च होती है ना, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के पास जब FIR जाती है, ऑपरेशन वाले कुछ उसमें ऐसा लिंक जरूर देते हैं जी। कि जिसमें वो खुद भी फंस जाते हैं या सामने वाले को फंसा देते हैं। वो होता यही है कि जब कंप्लेनेंट जाता है FIR कराने के लिए, तो अक्यूज पार्टी का भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है जो बिल्कुल। FIR लिखते हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसा लकूना छोड़ देते हैं FIR ऐसा ही में है। कि जब वो इन्वेस्टिगेशन वाले के पास जाती है FIR, तो वो लेके सर पकड़ के बैठ जाता है, और उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन को साबित करना मुश्किल हो जाता है कि इस केस को जो है वो सज़ा की तरफ लेके जाया बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। इसलिए जो है वो सज़ा का तनासुब भी अदलिया के पास बहुत कम है, और ज़्यादातर केसेस वो एक्विटल की तरफ चले जाते हैं, यानी मुल्ज़िम बरी हो जाता है। तो मेरा यही कहना है इसके अंदर कि ख़ास तौर पर प्रोसिक्यूशन को बड़े मजबूत होने की ज़रूरत है, ताकि अदलिया जो है वो केसेस का बेहतर फैसला कर सके और एक्विटल रेशो बढ़ सके। दूसरा जो सवाल था दिलशाद साहब के मामले के अंदर, जो आपने मुझसे कहा कि इनके पास क्या रेमेडी है लीगल, तो हमारे में आपको यही बता रहा था कि एज अ वकील जो है हमारे पास जो लैंड ग्रेबिंग के केसेस आते हैं वो ज़्यादातर मंगो पीर के या गडाप टाउन के या सरजारी टाउन के या कोरंगी के या कोरंगी या औरंगी टाउन के भी कुछ बिल्कुल इलाके ऐसा हैं, ही। वो केसेस हमारे पास आते हैं। तो उसमें मैं अपने दोस्तों को, अपने जो हमारे कराची शहर के रहने वाले हैं, उनको एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए कि ख़ास तौर पर जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो लाजमी आप ये देख लिया करें कि उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का टाइटल क्या है, आया वो जो शख्स बेच रहा है उसके पास कोई अथॉरिटी भी है उस बेचने की, या वो बस से महज वो किसी ऑफिस में बैठ के डमी ऑफिस में सिर्फ फाइलें बना बना के लोगों को दे रहा है। खैर, इसके अंदर मैं बिल्कुल कसूरवार हमारे कराची शहर के लोगों को या दिलशाद साहब को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कम आमदनी वाले जो लोग हैं वो ऐसे इलाकों में जाते हैं कि चले कोई इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मुस्तकबिल के लिए कोई सेविंग कर लेते हैं कि चले हमारे बच्चों के लिए कोई चीज़ ऐसी सेफ हो जाएगी कि उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। लेकिन अब इनके पास तो ये 2 रेमेडीज़ मौजूद हैं, एक क्रिमिनल रेमेडी है, एक सिविल रेमेडी है। जाहिर सी बात है ट्रेस पास हुआ है इनके घर पे, इनकी प्रॉपर्टी पे किसी ने जो है वो क्रिमिनल ट्रेस पास किया, तो इसकी FIR तो बनती है। अगर SHO ताउन नहीं करता तो अगर ये मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं बिल्कुल इनकी FIR अदलिया के ज़रिए जो है वो ऑर्डर लेके इनकी FIR के लिए इनको ताउन कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि जिससे इन्होंने प्लॉट लिया है, जिससे प्रॉपर्टी ली है, उसको हम पार्टी बना के इनके कम से कम जो पैसे इनके चले गए उसकी रिकवरी की कोशिश कर सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं बहुत शुक्रगुजार आपका इमरान कि आपने, जैसे कि अभी हमारी बहन जिनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या, वो वाक़या क्या कहेंगे, वो क़यामत है, वो तो उनके बच्चे को जिस तरह से डंपर ने कुचल दिया। भाई मैं आपकी आवाज़ इरशाद भाई हुकाम बाला तक पहुँचाएँगे हम, ये अदलिया आपके साथ है, कोर्ट के तमाम मामला ये देखते हैं और आप जैसे केसेस को ही हैंडल करते हैं। नाज़रीन, इमरान अजीज़ हमारे दरमियान मौजूद हुआ करेंगे। इसके कबल इस वक्त मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम के हवाले से इमरान अजीज़ कुछ कहना चाहें, आखिर में क्या कहना चाहेंगे, हमारी जो एक काविश है बाखबर पाकिस्तान की, इन्हीं फैमिलीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी अली अबरार भाई, आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ जो है वो मज़लूम फैमिली से मुझे मिलाने में अपना किरदार अदा किया। दूसरी बात यह है कि बस कराची शहर के लोगों के लिए यही मैसेज है कि इस शहर के अंदर जो भी लाकानूनियत है, जो भी जो है वो कानून से हट के जो चीज़ें हो रही हैं पुलिस की जानिब से या इदारों की जानिब से, उसके लिए कम से कम अगर आप पे कोई जुल्म होता है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, ताकि 2 चीज़ें इसके अंदर है। एक तो हमारा कुरान भी ये कहता है और हमारी हदीस भी कहती है कि किसी जुल्म का साथ देना भी आप ख़ुद को जालिम के ज़ुमरे में शामिल कर लेते हैं। तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ खड़े करें, अपना किरदार अदा करें, बाकी सब चीज़ें आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। बहुत खूबसूरत बात। और मैं चाहूँगा कि वो फैमिलीज़ जो कि ऑन एयर नहीं आ सकते, जो बात नहीं कर सकते, उनके लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहें।
बिल्कुल, जिनके पास ऐसे केसेस है जो आपसे रब्ता करना चाहें? बिल्कुल, मुझसे अगर रब्ता करना चाहें तो अली अब्रार भाई चाहें तो मेरा नंबर आपको दे सकते हैं, और इस प्रोग्राम के जरिए भी अगर आप रब्ता करेंगे तो मुझ तक मैसेज पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, दिलशाद जैसे ऐसे कई लोग हैं जो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और लैंड ग्रैपर का राज होता है, लेकिन हमने कैफ़े किरदार तक पहुंचाना है। मैं SHO सुजानी असद से फिर गुजारिश करूंगा कि आप इनकी इल्तिजा सुनिए और उस जो लैंड ग्रैपर वहाँ पर मन धड़क हैसियत से बैठ गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इनकी आवाज़ बनेंगे। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे साहब के साथ चुके हैं बाखबर पाकिस्तान। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। मजलूमों की आवाज़ है बाखबर पाकिस्तान। और क्यों ना होगा नाज़रीन किराम, होता क्या है कि हम बेबस हो जाते हैं जब हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम हिम्मत हार जाते हैं। नहीं, आप बाखबर पाकिस्तान से रब्ता कीजिए। हमारे नंबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। लीगल एडवाइज़र जो कि बाखबर पाकिस्तान की टीम के इंशाअल्लाह आपसे रब्ता करेंगे, आपके उन तमाम केसेस पे खासा नज़र रखेंगे। जो हो सकेगा हम बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ करेगी। बाखबर पाकिस्तान की टीम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँ, नुमाइंदा खुसूसी है बाखबर पाकिस्तान की निदा शेख। निदा कैसी हैं आप? ठीक है। इनके साथ ही नुमाइंदा खुसूसी हैं मोहतरमा कोमल। कोमल कैसी हैं आप? ठीक है। चौधरी उस्मान इफ्तिखार तो हमारे दरमियान मौजूद होते ही हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया है। मारूफ नात खान है हिबा महमूद, जो कि अपने भाई से बड़ी उम्मीदें रखी हुई थी, अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। वो माँ, वो बाप, जिस घर का एक बेटा चला जाता है, क़यामत का एक समा होता है। मैं तो खुद अपने भाई से महरूम हो चुका हूँ, मेरे जवान भाई जो कि हमें छोड़ के चले गए। तो ये दुख दर्द माँ बाप ही जानते हैं। उनके साथ एक वाक़या पेश आया। एक कॉल सेंटर में वो जॉब करते थे। नामालूम अफराद आते हैं, गोलियां बरसा के चले जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि वो फुटेज हमारे सामने, अगर नाज़रीन उमैर से मैं कोई मुल्तमस वो फुटेज अगर चला दें कि कॉल सेंटर में गोली चली और पता ही नहीं चला। एक दोस्त के हाथ से गोली चली और जिसका शिकार हुए ये, और जान की बाजी हार गए। हिबा महमूद नात खान उनके भाई हैं। ये हम आपके साथ गम बराबर के शरीक हैं। क्या कहेंगे, असला जो है आजकल नौजवान और जो मैट्रिक इंटर के लड़के हैं, इनके पास तो अमूमन सी बात है, बैठे हुए होते हैं, चेक कर रहे होते हैं और गोली चल जाती है। उमर क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? उस्मान। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। ऐसे लोगों के लिए इब्रार भाई मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप रखें अपने सेफ्टी के लिए असला रखें, मगर ये नहीं कि आप चेक कर रहे हैं। आजकल हमारे माशरे में शोबाजी भी बहुत है ना, असला रख के शो ऑफ कर रहे होते हैं। गाड़ियाँ शारा फैसल पे चल रहे हैं, गाड़ियों के अंदर से निकल के असला फायरिंग करते हुए ये नहीं देखते कि किसी और को कोई गोली लग जाए या कोई जख्मी हो जाए हमारी गोली से। तो आप रखें, अपनी सेफ्टी के लिए रखें। ये नहीं, आप या तो पहले इसकी ट्रेनिंग लें बाकायदा और फिर आप अपने पास असला रखें। अच्छा, वो मैं उस्मान आपको बताऊं कि ये टिकटॉक है ना, इसने बहुत सी जाने ली है। जी जी, ये टिकटॉक का वाकया था। हाँ, ये कॉल सेंटर में बैठ के एक टिकटॉक बना रहे थे। इनका दोस्त जो था वो टिकटॉक बना रहा था और पिस्टल उनके पास था, जिससे गोली चली और ये मौके पे ही जाँ बहक हो गए और जो दोस्त था वो फरार हो गया। तो खुदारा रहम कीजिए, इस टिकटॉक को बंद होना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि भाई मैसेज की हद तक तो ठीक है, लेकिन आप कैसे इस देखिए बच्चे की तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लड़का है ये। हिबा महमूद नात खान उनके भाई हैं। इनके वालिदैन क्या सोच रहे होंगे कि बच्चा आएगा, डेली की बुनियाद पर आता है, लेकिन एक टिकटॉक ने दोबारा से एक नौजवान की जान ले ली। और वो जान ऐसे ली कि टिकटॉक बनाते हुए उस लड़के से गोली चली और वो गोली चलते ही फ़ौरन जाँ बहक हो गए। क्या अच्छा दिन आ गई हैं? इब्रार भाई, पहले तो सबसे ये कि इनके जो माँ बाप हैं उनको चाहिए कि उनकी सरपरस्ती में इनके बेटे क्या कर रहे हैं, और उनको असला असल में होता क्या है, वालिद साहब का असला होता है, बेटे लेके आ जाते हैं शोबाजी के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में। अब देखें, एक बंदा अपनी ज़िंदगी से
जान हाथ धो बैठा है। ये कितना बड़ा वाकया है। अच्छा बात निदा ये रोज कहना भी चाहती है। बात ये भी नहीं है, आप अक्सर न्यू ईयर नाइट्स पे देख लें, शादियों में देख लें, तो असला और आतिशबाजी इतनी कोई आम हो चुकी है, और इस चक्कर में हवाई फायरिंग की वजह से अक्सर काफ़ी जानें चली जाती हैं बड़े इवेंट्स के ऊपर। 14 अगस्त हो गई, न्यू ईयर नाइट हो गई, और उससे बड़ी बात ये कि आपके घर वाले आपको उस चीज़ में सपोर्ट कर रहे होते हैं। सब फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो हाँ खुश होती फायर कर रहा हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे और फिर हम इस चीज़ को ना टिकटॉक का भी हम जिम्मेदार नहीं देंगे। बात ये कि कोई भी ऐप आता है या कोई भी चीज़ आती है, टेक्नोलॉजी का अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो वो आपके हक में अच्छी है। बड़ी खूबसूरत बात कही निदा ने कि टिकटॉक को हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि ये खुद माशा से टिकटॉकर भी हैं, इसलिए टिकटॉक को कसूरवार नहीं ठहरा रही। लेकिन देखिए निदा, मैं कहता हूँ कि टिकटॉक बनाएं, एक अच्छा मैसेज दें, आपका पॉजिटिव कंटेंट हो। आप कंटेंट क्या है, कंटेंट पे भी तो डिपेंड करता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आप अपनी टिकटॉक बनाते तो एक अच्छा मैसेज देते हैं, कंटेंट देते हैं, लेकिन ये क्या असले के साथ देखिए वो गोली चली और वो नौजवान अपनी जान की बाजी हार गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि जब तक आप पॉजिटिव मैसेज लेकर नहीं आएंगे। फिर दूसरी चीज़, हमारे अंदर ना अवेयरनेस की इतनी कोई कमी है कि लाइक हम हर नेगेटिव चीज़ को ना इतना खुल के उसको इतना पॉजिटिविटी के अंदर लेकर आते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं। असला हो गया और दीगर ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से अक्सर ऐसे हादसा होते रहते हैं। और मज़े की बात तो यह है नाज़िर किराम कि असला तो चल रहा होता है, ठीक है। ये देखें किस तरह से अपने मोबाइल, खूबसूरत लड़का है, मैं इससे मेरी मुलाकात भी देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इस असले से ये गोली चली, और गोली चल तो गई, ये तड़पता रहा। वो लड़का जो था जिसके हाथों गोली चली, वो डर के मारे भाग गया, ना कि उसे हॉस्पिटल लेके जाता या उसकी फैमिली से बात, शायद वो बच जाता अगर फौरन एम्बुलेंस आती, अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता, वो बच सकता था। कोमल क्या कहेंगी? ठीक कह रही है निदा, मैं इसकी बात से सहमत हूँ कि टिकटॉक का इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, उसने गलत किया, जो अगर उसके गोली लग गई थी तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता या किसी को इन्फॉर्म करता ताकि उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता, उसकी जान बचा ली जाती, आई थिंक। लेकिन नहीं बचा सके, वो जा ही नहीं सका, वो इसमें भाग गए। वो इब्रार भी एक हमारे एक अहम किरदार है अदारों का भी। जैसे ईद का होता है, चांद रात आई तो असला निकालते हैं, छतों पे चढ़े होते हैं, हवाई फायरिंग से भी बहुत लोग जख्मी हो जाते हैं। हमारे इदारे एक चीज़ अच्छा करते हैं कि इसके ऊपर 144 लगा देते हैं, मगर कराची की शहरी है, नौजवान नस्ल है, टीन एजर्स हैं, वो समटाइम नहीं समझते। जैसे गाड़ियों में जा रहे हैं, चलती हुई बाइक पे हाथ छोड़ दिए, खड़े हो गए, गाड़ियों में से ऊपर से निकल गए, तो ये हादसे का शिकार बनते हैं। तो इनकी गलती खुद भी है, गफलत है ये इनकी। हमारे उस्मान, मैं यहाँ आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करूँगा, क्योंकि इदारे जो हैं वो अपना काम बाखूबी अंदाज से कर रहे हैं। ये जो हुल्लड़बाज लड़के, नौजवान लड़के कि जिनको नई नई जवानी मिलती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस जवानी से माँ बाप को बड़ी तवक्कुआत होती हैं। आप अगर बाइक की विलिंग करेंगे तो आपकी जान तो चले जाएगी, लेकिन आपके पीछे आपकी वालदा, आपके भाई, आपकी बहनें, आपका बाप है जो आपसे बड़ी तवक्कुआत रखता है, लेकिन आप नहीं सोचते और आप आते हो और अस्त्र लेके आते हो और हवाई फायरिंग शुरू कर। इसीलिए तो पुलिस हर दफ़ा 144 नाफिज करती है। और मैंने कई SHOs को देखा, कई ऐसे ऑफिसरान को देखा, DIGs को, SSPs को देखा कि जो रोकते हैं, और अगर असला लाइसेंस वाला भी होता है तो वो थाने लेके जाते हैं, उसको जमा कर लेते हैं। तो ऐसे इदारे हमारे साथ परवरदिगार रखे, उन ऑफिसरान को रखे। लेकिन ये नाखुशगवार जो वाक़या पेश आया है, ये ऐसे पेश आया कि टिकटॉक बना रहे हैं, कॉल सेंटर में आप बैठे हैं, अपने काम को छोड़ के आप टिकटॉक बना रहे हैं, और गोली चली। गोली चलने के बाद वो, मैं चाहता हूं कि उसमें वो बंदा भी शरीक होना चाहिए कि जिसके असले से ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उनकी फैमिली से मैंने रब्ता करना चाहा, लेकिन क्योंकि असर के बाद उसकी नमाज जनाजा है, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि हिबा एक बहुत अच्छी नात ख़ान है, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। निदा, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने देखा कि एक बच्चे को कुचल दिया गया, डंपर ने, पानी के टैंकर ने कुचल दिया। आप तीनों ही इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, बताएं कि आगे आपकी हिकमत अमली क्या होगी, उनकी फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? खैर, मैंने वीडियो देखा और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ इस चीज़ को देखे। सबसे बड़ी चीज़ कि इंसानियत मर चुकी है। आप मैं अक्सर ऐसे वाक़यात देखती हूँ। लास्ट डेज़ में भी मैंने देखा कि एक ट्रक था और वो बच्चे को पूरा कुचलता हुआ वो निकल गया। मगर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनकी फैमिली को इंसाफ दिलाने की, और हम उनके पूरा गम में उनके साथ हैं। बिल्कुल। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ, और निदा आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ, और उमर
عثمان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمیشہ باخبر کی آواز بنتے ہیں اور آپ ان حقائق سے مجھے آگاہ کرتے ہیں، ندا ہو گئی، آپ ہو گئے، کومل ہو گئے، کہ آپ تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہو اور حق بیان کرتے ہو. آپ کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. کہ کیونکہ ایس ایس پی نے بھی آپ انویسٹیگیشن ایس ایس پی نے بھی ہم سے رابطہ کیا، ہم نے ان سے بھی ہماری ٹیم نے رابطہ کر لیا ہے، اور اب انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.